अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अहमद। नाज़रीन, लाहौर पुलिस के एक डीएसपी हैं अज़हर नवीद खान, उन पर और उनके बेटे पर करोड़ों रुपए मालियत की बदअनवानी के इल्ज़ामात हैं। मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज हैं मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में। मुकदमात चेक डिसऑनर के हैं, अमानत ख़यानत के हैं। ये मुकदमात के अदालत जब सिलसिला शुरू हुआ था तो सबसे पहला जो शख्स था जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया था, उनका नाम हसाम खान है, वो हमारे साथ मौजूद है। और अज़हर नवीद और उनकी फैमिली का ये दावा है कि हसाम जो है वो उनका रिलेटिव है और ये सारा बिजनेस डिस्प्यूट था। हसाम से जानते हैं कि ये मामला बिलाखिर शुरू कैसे हुआ था और यहाँ तक पहुँचने की क्या वजूहात हैं। भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि क्या वाकई उनके रिलेटिव है? जी सर, मैं उनका रिलेटिव हूँ। तो फिर ये कहाँ से काम स्टार्ट हुआ, सरमायाकारी इकट्ठा करने का, कारोबार इकट्ठा करने का? सर मैं बेसिकली करता हूँ ज़िम्मेदारा। तो इधर जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो फिर अज़हर साहब के साथ ये मामला थे, काफ़ी गहरे मामला थे मेरे। लेकिन ये है कि इन्होंने वो कहते हैं ना, एक एतबार का रिश्ता कायम किया। इनकी वालदा के साथ भी पैसे देना, फिर उन्होंने टाइम पे वापस दे देना। इन्होंने अपने बच्चे को मेरे साथ भेज देना कि यार इसको ज़रा किसी काम पे लगाओ, पढ़ता नहीं है, लड़ाइयाँ वगैरह करता रहता है। तो पहले भी अपने बच्चे की वजह से ना सस्पेंड हो चुके हैं 2022 या 23 में ना। तो डिफेंस ए में एसएचओ लगे थे ये लोग, ये उसी वक्त सस्पेंड हो गए थे। इन्होंने कोई फायरिंग फोरिंग कर दी थी और इन्होंने पावर का मिसयूज़ किया था। तो मतलब ये हिस्ट्री रही है उसकी। तो ये कहते थे कि यार उसको ना ज़रा काम पे लगाओ। बीइंग अ रिश्तेदार मुझे था कि यार इनको ठीक है राह रास्त पे लेके आता हूँ। करते करते फिर अजहर साहब ने कहा जी मैंने ये इम्पोर्ट का काम शुरू किया है गाड़ियों का, तो तुमने लेनी है तो बताओ। वो एक गाड़ी पहले मेरे पास आई, पता चला जी वो ये फ़हाद साहब हैं, उनके पास भी वही सेम गाड़ी कोट हुई थी। मतलब वो बाद में चीज़ें खुलती गई। इंपोर्ट इन्होंने कोई भी गाड़ी नहीं कराई थी, वो बस सिर्फ ये ड्रामा किया गया था कि हमने गाड़ी इंपोर्ट कराई है। वो सारी गाड़ियाँ दरअसल थी रेंट की। तो फिर जब वो एक गाड़ी इंपोर्ट करवाई है, उसके पैसे अभी दिए हुए हैं कि गाड़ी आनी है। दूसरी गाड़ी मंगवाई है कि जी वो आई है तो उस पर दरख्त दुरुख गिर गया है। फिर जाहिर सी बात है मेरे हमजुल्फ़ के पैसे थे कुछ उसमें से, जो दूसरी फॉर्च्यूनर मंगवाई थी। इन्होंने कहा जी उसमें दरख्त गिर गया है। मैं कहा यार दरख्त गिरी भी ला दो मुझे, ठीक है जो नुकसान नफ़ा मेरा हो गया मुझे ला दो। गाड़ी वो गाड़ी बाद में पता चला जी वो बिलालगंज में कोई बंदा है कि वो कोई स्क्रैप की गाड़ियों का काम करता है, वो उसके पास है। वो आज तक इन्होंने कोई ख़रीदी फरूदी भी नहीं थी गाड़ी। तो फिर उसको क्लियर करने के चक्करों में तीसरी अमानतन मुझसे गाड़ी लेके गए थे। इन्होंने कहा जी हम बेच के आपको पैसे दे देते हैं, ठीक है हम जो आउट ऑफ द फैमिली बंदा है उसको क्लियर करते हैं। पहली जो जो बिजनेस डील थी, आप कहना है कि अजहर के साथ हुई थी जी। और अजहर का ये दावा है कि उसके बेटे नायल के साथ हुई थी। पहली डील कब हुई थी और क्या कुछ अर्सा कोई डील कामयाब हुई थी जिसमें दोनों फरीक अपेरेंटली मुतमईन थे? यही दिखाया गया था कि ना कोई बिज़नेस ये चल रहा है कि कोई गाड़ियाँ वगैरह। मैंने आपको बताया ना कि जैसे पहले बताया गया था कि गाड़ी मंगवाई गई थी 331 थी, DX 331 प्राडो थी। मैंने कहा जी मैंने इंपोर्ट कराई है। अजहर साहब के पास गए, उनसे बैठा, मैंने कहा जी ये बच्चा ऐसे कह रहा है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं ही देख रहा हूँ इसको। ये ट्रेडमिल कर रहे थे शेप्स के अंदर। तो वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है आज भी। इनसे मैंने बात की थी तो इन्होंने मुझे कहा था, मैंने कहा आपने तो कहा था कि अगर इसमें कोई भी ऊँच नीच हुई इसको मैं उल्टा टांग दूंगा। मैंने कहा यार उल्टा क्या टांगना, जाहिर सी बात है। फिर फैमिली भी काफ़ी मुलाकातें वगैरह हुई कि यार इस मामला फैमिली के अंदर ही सॉल्व हो जाए। ठीक है। लेकिन फिर जब वो बिल्कुल इनकारी हो गए, फिर हम लोग CCO साहब की तरफ मूव कर गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि अच्छा, मेरी कल मुलाकात हुई थी उनकी फैमिली से, तो उनका ये दावा है कि पहले तो बहुत अच्छा काम था, प्रॉफिट शेयरिंग भी आपके साथ अच्छी हो रही थी, दोनों हैप्पी थे। वो कहते हैं कि एक डील में नुकसान हुआ है तो नुकसान बेसिकली हमें सारा जो है वो हमें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो ये वो पॉइंट ऑफ फ्लैश है जहाँ से हमारे मामला ख़राब होना शुरू हुए। क्या ऐसा ही है? नहीं ऐसा नहीं है सर। मैं आपको अभी 2 दफ़ा मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है कि मेरी जो गाड़ी जाती है एलेंट्रा थी, जो बाद में पुलिस ने रिकवर भी करवाई थी, लेकिन वो 2 हाथ ट्रांसफ़र हुई थी। उसमें क्या प्रॉफिट परसेंटेज हो सकती है? मेरी ज़ाती गाड़ी थी, मैं फ़र्स्ट ओनर था उसका। और जो गाड़ी मैंने इंपोर्ट कराई हुई है, इनके मुताबिक इंपोर्ट हो रही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने भेजे, वो मैंने सारी डिटेल CCPO की उसमें फ़ाइल में, अगर आप कहते हैं आपको भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो वो बाद में अगर ये कहते हैं जी, इन्होंने एक गाड़ी का दावा ये किया कि गाड़ी पे ना दरख्त गिरा है, फॉर्चूनर जो मंगवाई थी ना इनसे, तो उन्होंने कहा जी गाड़ी पे ना दरख्त गिरा है। तो एंड पे ये बात भी आ गई थी हमारी फैमिली में बैठ के, यार वो दरख्त गिरा है तो कुछ तो बचा होगा ना उस गाड़ी का, जी। वही गाड़ी हमें दे दो। इन्होंने कहा जी वो गाड़ी तो हमने बेच दी। हमने कहा यार जितने की बेची उतने पैसे दे दो। और बाद में चला वो गाड़ी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सही है।
वो किसी स्क्रैप वाले के पास कोई गाड़ी की पिक्चर वीडियो उसमें बना के, कोई पठान है बिलालगंज में, वो काम करते हैं इन गाड़ियों का, उससे इन्होंने किसी और से, इब्राहिम नामी लड़का है, उससे वीडियो लेके वो वीडियो में दिखाई गई जी ये वीडियो, वो भी जब मामला बिगड़ गए उसके बाद ज़बरदस्ती जब उसको बिठाया गया कि यार बताओ तो सही हुआ क्या। ये कोई सितंबर से मामला चल रहा था हम लोगों का आपस में, सितंबर 2025 2025 से। फिर वो चल काम कब स्टार्ट हुआ किया था? काम इन्होंने जो मेरे सामने पिच किया था ना, काम इन्होंने किया था बाय मिड ऑफ अगस्त 2025 से। 2025 में। अच्छा हसाम साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि ये अगस्त 2025 से बेसिकली आपने ये काम स्टार्ट किया था, तो ये जितना भी लेन देन हुआ ये आपने थ्रू बैंक किया या कैश किया? अज़हर को पैसे ये हवाले किए गए या उसके बेटे नाइल को? सर ऐसे था कि ये कहते थे कि ना मैं इस पे कोई डॉक्यूमेंट्स पे साइन करूँगा, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मैं जो है ना बिज़नेस नहीं कर सकता इस तरह से। दूसरा ये है कि ये अपने बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हमसे कमेटियाँ मंगवाते थे अपनी, बस। ठीक है। उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती थी। हाँ, कैश का लेन देन एक दो दफ़ा इन्होंने किया है, जो दरमियान में इनको हमने दिया 25 लाख रुपए एक दिया था, मतलब कि वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन है जो बाकायदा उसी वक्त वॉइस नोट और मैसेज भेज के कंफर्म करवाई गई, भाई इतनी पेमेंट दे दी गई आपकी तरफ से गई है हाँ जी मेरी तरफ से। अज़हर के अकाउंट में? नहीं, अजहर साहब ने, मैं आपको बताया अकाउंट में नहीं लेते थे। अकाउंट में लेते होते तो इतनी लंबी इंक्वायरी ना चलती, तो फिर क्लियर हो जाती ना चीज़ें। 2-3 लोग आए और जिन्होंने अकाउंट में पेमेंट्स दी हैं, मेरी अकाउंट में पेमेंट नहीं हुई इनके साथ, अजहर साहब के साथ। अच्छा, अज़हर की फैमिली का ये भी दावा है कि हाँ उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस भी दिखाई जो नाइल के अकाउंट से आपके अकाउंट में हुई थी। वो पैसे किस मद में फिर आपने क्या सर इसी डिस्प्यूटेड अमाउंट को उन्होंने नहीं पे नहीं ऑफ करना शुरू किया देखिए था? ना सर, मैंने जो एप्लीकेशन दी है ना, जो मेरी एप्लीकेशन है, मैंने सीसीपीओ साहब के ऑफिस में भी जब इंक्वायरी चल रही थी, उन्होंने इनसे यही सवाल किया था कि आपसे जो डिस्प्यूटेड अमाउंट का पूछा जा रहा है ना, आप उसका जवाब दें। ये ले जाते थे पहले कोई कमेटी ट्रांसफ़र की हुई है, कोई मुझे कैश दे के अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया हुआ है। ओके। वो जो कोई एक गाड़ी इन्होंने अपेरेंटली दिखाया था कि बिक गई है प्राडो, उसकी ट्रांजैक्शन की है, वो दिखाते हैं। भाई आपसे ये कहा जा रहा है कि ये डील हुई है, इस तारीख को आपने कहा कि ये गाड़ी आ रही है, उससे पहले आपने लिखा हुआ ऑल क्लियर चैट के अंदर, फिर आपने कहा जी ये डील आ रही है, फिर डील के बाद आपको पैसे दिए जा रहे हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? सर ये ऐसे है, मैं 6 साल से आपके घर नौकरी कर रहा हूँ, मान लिया ये 6 महीने से नौकरी कर रहा हूँ, और 6वें महीने मैंने आपके घर चोरी कर दी है, तो आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, मुझे 6 महीने पहले से देखो मैं तुम्हारे पास काम कर रहा हूँ। भैया आपने चोरी ये भी की है, आप इसका जवाब दें। आपने सारा स्कैम रचाया हुआ था, आप कहते थे कि कारोबार है, रेंट की गाड़ियों का कैसे कारोबार हो सकता है? या तो इसकी मद में ये को पैसा कहीं और यूटिलाइज करते थे, लोगों को दिखाते थे कि हम काम कर रहे हैं, कोई इनकी पेमेंट स्टक हुई है कहीं, या इस तरह का कोई काम है जो ये बाहर आके बता नहीं सकते लोगों को कि यार ये हम ये काम करें। वो लीगल है इलीगल है मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ रेंट वाले की हैं, बरकत नाम है, जिसमें से 9 पुलिस ने रिकवर करवा के दी हैं, एक गाड़ी अभी रहती है उसकी। अच्छा, मेरा ख्याल है जो जितनी अब तक एफआईआर सामने आई हैं, कोई अज़हर पे लाइबिलिटी जो है वो 7-8 करोड़ रुपए की बनती है उन एफआईआर के हाँ सर, मेरे मुताबिक जो है ना उन पे लाइबिलिटी बनती है तकरीबन कोई 12.5 करोड़ रुपए की। 12.5 करोड़ की। आपके बाद जो बाकी लोग हैं जो दावेदार हैं कि जी हमारे साथ भी ये हुआ है, तो आप उसके बिल्कुल साथ थे, फैमिली में भी आपका था जाना आना, नाइल के साथ भी आपकी अच्छी दोस्ती थी, तो आपको पता नहीं चला कि वो नाइल और अज़हर आपके सामने क्या कुछ करते जा रहे हैं लोगों के साथ? सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं इनके बहुत क्लोज था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी ना बेटी है छोटी, मेरी भी बहन ही है, उसको भी नहीं पता था कि अज़हर साहब, अब जाके मुझे पता चला कि अज़हर साहब के नाम पे 3 गाड़ियाँ थी। ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना क्लोज अपने आप मामलात रखते हैं। जाहिर सी बात है, जो बंदा कोई ऊंच नीच कर रहा होगा। हाँ, मुझे शक वहाँ से हुआ था, शक मुझे एक दफ़ा तब हुआ कि जब मेरी पेमेंट रुकी हुई थी, तो इनकी गाड़ी में ना एक फ़ाइल पड़ी हुई थी जिस पे बरकत अली का नाम लिखा हुआ था। बरकत अली अज़हर साहब के साथ गाड़ियों का काम करता था, अज़हर साहब की गाड़ियाँ वो रेंट पे देता था। ठीक है। तो मैंने उससे रब्ता किया, मैंने कहा यार ये गाड़ी, ये कहता था कि मेरी वालदा की गाड़ी है, और वालदा की वॉइस नोट सुनाता था मैं। अब मैं नहीं जानता, मेरा नहीं दिल मानता कि उनकी वालदा इन्वॉल्व थी, लेकिन उनके मैसेजेस वगैरह सुन के बाकी लोगों को भी भेजे हैं, और पेमेंट्स भी उनके अकाउंट में मंगवाई हैं, तो मतलब अब जाके लगता है कि सारा ना सिर्फ ड्रामा ही था जो दिखाया गया। इतना बड़ा फ्रॉडिया था कौन? अज़हर?
सर दिल से माने ना तो मैं आज भी मुझे लगता है कि शायद मैं उठूँगा तो ये ख्वाब ख़त्म हो जाएगा। मैं तो दिल ही नहीं मानता था। काफ़ी अर्से मैं शौक में रहा हूँ कि ये हुआ क्या है। एक बंदे से बंदा जब इतना करीब होता है ना, मैं इनसे वाक़ई बहुत करीब था। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इनसे वाक़ई बहुत करीब था और सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए तकलीफ़देह चीज़ थी वो यही थी कि इन्होंने मेरे एतमाद को जो है ना ठेस पहुँचाई है। अच्छा, आप तो चलें फैमिली में थे, तो फैमिली के रख रखाव में आप उस तरह से शायद चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर सके। जो बाकी दावेदार यहाँ पर भी बैठे हुए हैं वो सामने आ रहे हैं, तो वो किस चीज़ से इंस्पायर थे? मतलब अगर मुझसे कोई बंदा पूछे कि मुझे अपनी गाड़ी 4 करोड़ की दे दो, कोई लिखपढ़ नहीं है, किस तरह से, क्या कोई लालच दिया जाता था? सर मैं ना इन लोगों में से ये फ़हाद भाई हैं जिनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई इसकी मंगनी पे। मंगनी थी, ढोलकी थी, जो भी थी, इस तरह का फंक्शन था, उससे मुलाकात हुई एक दफ़ा पहले भी। मतलब मैं इनमें से किसी से भी राब्ते में नहीं था। जब वो इंक्वायरी की न्यूज़, और ऑनेस्टली मैं आज ऑन एयर भी बता रहा हूँ कि मुझे नहीं अंदाज़ा था इनकी न्यूज़ किस तरह ब्रेक हुई है ठीक इंक्वायरी है। की। बाद में इनसे मामलात, मतलब कि फ़ोन पे राब्ते वगैरह होना शुरू हुए, फिर मुलाकातें हुई। मामला ये था कि ये एक गाड़ी लेके आते थे ठीक है। किसी से, और उससे कहते थे कि गाड़ी तुम्हारी सेल हो गई है, तुम्हें प्रॉफिट आ जाएगा, और वही गाड़ी जाके दूसरे बंदे को बेच देते थे और उसके पैसे लेके उसको दे देते थे और ऊपर से कुछ प्रॉफिट भी दे देते थे। सही है। मतलब कि मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पता नहीं कोई ऑफेंड ना हो जाए, एक बड़ी मारूफ शख्सियत है, उनसे गाड़ी ली गई उनकी। आप नाम ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, वो मैं पहले भी उसके खामियाजे भुगत रहा हूँ नाम लेने के। ठीक है। तो बात ये है कि उनसे गाड़ी ली गई, और क्या कहते हैं, उनसे गाड़ी ली गई 4 करोड़ 20 लाख रुपए की। ठीक है। और हिजाज़ भाई वगैरह को गाड़ी बेची गई पता नहीं 3.5 की, 3.20 की, जितनी भी इनका साइड अमाउंट है। और वो गाड़ी दरअसल थी ही बैंक के नाम पे। इनको कहा गया जी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, और इनसे भी गाड़ी लेके शुएब शारिक साहब है मॉल टाउन के, मेरे इतलात के मुताबिक उनकी भी एफआईआर 1 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान में हो जानी इनके ऊपर दोबारा, जब इन्होंने कंडीशनली विदड्रॉ करवाई थी। तो ये वाला मामला था कि एक ही गाड़ी को जो है ना, बेशक वो रेंट की है जिसकी भी है, ये मैं आपको इनका एक तरीके गार बताता हूँ कि नाइल ने गाड़ी ली, आपको पेच की, आपको वो रेट बताया जो मार्केट से बड़ा कम है, ठीक है। आपने मार्केट में पता किया, गाड़ी बड़ी अच्छी लगी, फिर बंदा कहता है डॉक्यूमेंट्स लेके आओ गाड़ी। जब डॉक्यूमेंट्स की बात आती थी ना, वहाँ पे स्टैंप आती थी अजहर साहब की, ठीक है। या प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला लेना अपने ऑफिस में जहाँ पे ये थे, मॉडल टाउन। मॉडल टाउन में 96H में जो ड्यूटी के ये ड्यूटीज अचा कर रहे थे, वहाँ पे बुला लेना, या अपने घर पे बुला लेना, या कहीं बाहर चौक वगैरह पे बुला के कहना मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, एतबार रखो, हो जाएगा। हमने पैसे लोगों ने हमारे देने ही हैं, हम पैसे नहीं किसी के खाते। इस तरह ही उतारते थे शीशे में। तो अभी जो सूरत हाल बन चुकी है, एफआईआर भी हो गई हैं, वो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, अज़हर ख़ुद भी पकड़ा गया, तो ये मामला कहीं सेटल होता नज़र आ रहा है? क्या आपको लगता है कि अज़हर के पास ये पैसे हैं जहां से वो आपके लोगों की जो अमाउंट है वो रिफ़ंड कर सकता है? सर देखें, मैं इनके साथ जब होता था ना, अजहर साहब जो चीज़ नहीं छुपाते थे ना, वो थे स्टॉक्स इनके, ठीक है। और स्टॉक्स में इनकी काफ़ी हैवी अमाउंट होती थी। मैं इनसे पूछता भी था तो ये कहते थे कि मैं किसी काउंसिल का हिस्सा था, तो मुझे बाहर से भी कोई पे आती है, यूनाइटेड नेशन से कोई नेटो का हिस्सा था, जिसका भी थे, कोई बाहर से इनको कोई सैलरी आती है और इनकी अपनी सैलरी भी है और एक्सपायरी, तो ये ना स्टॉक्स में लगाते थे, फ्रेश कैश का ये कारोबार करते थे, तो इनके पास पेमेंट थी। मुझे ये नहीं पता, और ये गाड़ियाँ भी बुक करवाते थे, एमजी की 3-4 गाड़ियाँ इन्होंने मेरे सामने पहले की थी, तो मैं तो इनके साथ नहीं लगता था उस वक्त। मैं आपको बता रहा हूँ, जब एमजी का नया नया टाइम आया था तो उस वक्त वो उसकी प्री बुकिंग करवा ओन लेते पे बिकती होती थी वो, तो मतलब पैसे तो थे इनके पास। ऑल ऑफ सडन जैसे ही इनका ये क्या कहते हैं इंक्वायरी खुली है ना, इन्होंने बिल्कुल ये शो करवाया है कि हम लोगों के पास तो बिल्कुल हम लोग लुट के बर्बाद हो गए। अच्छा, उसके बाद भी आपका तो शायद फ्रीक्वेंटली आना जाना होता हो, मैं ना बड़ा लिमिटेड आना जाना है मेरा बाहर के मुल्क। मैं जब भी गया हूँ अपने खर्चे पे गया हूँ। ये भी इल्ज़ामात हैं कि मैं शायद इनके पैसे आने के बाद मेरे ये भी उनका कहना है कि भाग नायल के खुल साथ गए बड़े मेरे। टूअर्स हैं आपके। हाँ हाँ, वो आए हैं तो लक्ष्मी देवी मेरे घर में आ गई और मेरा मामला चल पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छा खासा सर्कल था, लेकिन हम लोग बाहर नहीं जाते थे। ये हर साल पूरी फैमिली बाहर जाती है, पूरी फैमिली बाहर के मुल्क जाते हैं, और खाली एक मुल्क नहीं, ऑलमोस्ट 3-4 मुल्कों से घूम के आते हैं। और अभी भी जब ये एफआईआर से भरी हुई, हम वैसी बात, एक रिश्तेदारी थी,
हम लोगों ने फिर इनको टाइम दिया, मैंने कहा ठीक है जी, जो हो गया। नाइल इश्तियारी था उस वक्त, इन्होंने कहा जी नाइल गुम हो गया, नाइल के पास पैसे हैं, मेरे पास सिर्फ ये 1 करोड़ रुपये था, तो इसमें से देना है, मैंने बाकी लोगों से भी सेटलमेंट करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर एक दफ़ा फिर एतबार आ गया इन पर, हमने इनसे चेक लिए अदालत में। अदालत में इन्होंने चेक दिए अपनी मर्ज़ी की, इन्होंने स्टेटमेंट लिखवाई। मैंने कहा चलें जी, जैसे ही ये लोग फिर बाहर के मुल्क चले गए। ठीक है, वापस आए हैं या लाए गए हैं? सर आप मुद्दई ये हैं ना, जिस आपने तरह एफर्ट करनी आए, थी। मैं तो सर हर किस्म की भाग दौड़ कर रहा था, मतलब एम्बेसीज में कंप्लेन करनी, क्योंकि मुझे गालियां दे रहे थे। ये फ़ाद साहब को मैसेज करके कहते हैं बाहर से, नाइल साहब, कि हसाम की टांगों पे और दरवाजे पे फायरिंग कर दो, तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। मैंने हर जगह कंप्लेंट्स की, मैंने उसकी थ्रेड्स की भी कंप्लेंट्स की, कि जाहिर सी बात है बीवी बच्चों वाला मैं बंदा हूँ, तो डर लगता है कि यार कोई मिसहैप ना हो जाए पैसों के पीछे। उसके बाद ये पाकिस्तान आए हैं, जब पाकिस्तान आने का पता चला तो बड़ा ड्रामेटिकली ये पकड़ा गया नायर, वरना इसने पकड़े जाने की किसी कोई नीयत नहीं थी। या बाप ने आगे ये नहीं कहा हाँ जी ये बड़ा मुजरिम है, इसको पकड़ लें और इससे पैसे ले लें, या बाप ने दिलवा के दिए हों पैसे। सीसीपी साहब ने ऑर्डर्स दिए थे, टीम बनाई थी, फिर उस टीम ने एग्जीक्यूट किया इसकी गिरफ्तारी को। अच्छा, अज़हर साहब का एक ये भी शिकवा है आप लोगों से कि आप उनके रिलेटिव हैं और आप उनको बड़ा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्रेशराइज़ करवा रहे हैं फैमिली को मुख्तलिफ़ लोगों से। तो कहते हैं कि इस हालात में तो ये वो अपनी लाइबिलिटीज़ क्लियर नहीं कर सकते। तो क्या आप लोगों की तरफ से कोई गुंजाइश है, कोई वे आउट है? उनकी वो जिस तरह की ग्राउंड वो चाहते हैं वो वैसी मिल जाए ताकि आप लोगों की रिकवरी हो जाए, या फिर आपने जो रास्ता अपनाया है कि लीगल यही करना है? सर देखें, पता नहीं लीगल रास्ता तो सर देखें बंदा उस वक्त अपनाता है जब उसके कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता। मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ कि मैंने इनके सिर्फ पाँव नहीं पकड़े, बाकी मैंने इनकी हर तरह की मेहनत कर छोड़ी थी। और मैंने इनको ये भी कहा था कि यार मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसको क्लियर कर दो, मेरे साथ जैसे मर्ज़ी दिल करे ना कर लेना। तो उस वक्त कहते थे तुम कर ही क्या लोगे। अभी भी सर, अभी भी देखें, पुरानी बातों को याद करके लड़ते रहे ना तो कोई हल नहीं निकलना। हम अभी भी तैयार हैं, इनकी तरफ से कोई रिलायबल बंदा आए, वो हमें गारंटी श्योरिटी दे दे भाई ये XYZ प्लान है, ये पेमेंट्स हैं हमारे पास, हम आपको दे रहे हैं, कोई रिलायबल बंदा अपनी श्योरिटी दे दे तो हम लोग तैयार हैं। वरना इसमें तो वकीलों की फ़ीसें और मीडिया पे आना, कुछ लोग नीचे कमेंट्स में हमें भी बुरा भला कह रहे होते हैं, कुछ लोग हमें अच्छा समझ रहे होंगे, कुछ लोग बुरा समझ रहे होंगे। लोग कहते हैं कैसे बेवकूफ़ हैं, चलो मामा था तो क्या हुआ, इतने पैसे उठा के दे दिए। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि 2-2.5 करोड़ रुपया लोगों का उन्होंने वापस किया भी है, आप भी उनसे मुस्तफ़ीद हुए हैं, कुछ आपको मिला है? तो जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी ना उस वक्त इन्होंने को 30 लाख रुपए दिए थे लोगों को, 30 लाख रुपये, कोई 80 लाख रुपीज़ की अमाउंट थी। वो 2-2.5 करोड़ कहते हैं कि हमने रिफ़ंड कर दिया अच्छा, लोगों कुछ का। लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने FIR नहीं कराई, ठीक है और सर। वो कोई सुनने में आया कि वो बड़ी हैवी पार्टीज़ हैं तो उनसे थोड़ा उनको डर है, ठीक है। या उनको साथ ये उनको दिए हैं, उन्होंने तो दिए होंगे, मेरे इल्म में नहीं है वो पैसे। मेरे इल्म में यही है कि 88 लाख रुपीज़ उन्होंने दिए थे। आपको वैसे जब ये आपने सिलसिला शुरू किया, जिस तरह का रिस्पांस लाहौर पुलिस ने दिया अपने DSP के ख़िलाफ़, एक्सपेक्टेशंस थी या आपकी सिफारिश बहुत तगड़ी है? सर मेजॉरिटी ऐसा होता नहीं है कि अपने मैं आपको बताता हूँ सर, देखें मेजॉरिटी ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन दिनों ही ना शायद इनकी किस्मत ख़राब थी। उन दिनों कोई रिसेंट जिस दिन ये इंक्वायरी शुरू हुई थी उन दिनों ना कोई SP साहब भी सस्पेंड किए गए थे राव अब्दुल नवीद साहब की तरफ से। तो वो कुछ टाइम इस तरह का चला था। और मैं आपको बताऊं कि जब इंक्वायरी शुरू हुई थी तो मैं बिल्कुल इस चीज़ का रवादार नहीं था, और ना मुझे लगता था ये यूज़लेस है। सिफारिश पूरी तो सर इनकी तगड़ी हैं, आप जानते ही होंगे, लाहौर में रहते हैं आप, जितने मतलब ये प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी हाउस में थे तो उधर, और इनके असलो वसूख दावतें इनकी बड़ी फ्रीक्वेंटली होती थी, वहाँ पे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आती थी। इनके बेटे की शादी पे इतने बड़ी बड़ी लोग आए हुए थे, तो मेरी भी कैसे, था। अच्छा आप भी थे, मैं भी गया। बदकिस्मती से इनका रिश्तेदार नहीं था, मैं नहीं था उसमें। सही है। क्या लगता है आपको? देखें, एक स्टेटस था, सारा कुछ चला गया, गिरफ्तारी अपनी भी हो गई, बेटे भी, फैमिली भी डिस्टर्ब, घर से भी खाली करवा लिया गया। अगर इनके पास पैसे हैं तो क्यों नहीं दे रहे लोगों को? क्या लगता है? आप तो फैमिली का हिस्सा थे, जानते हैं। सर वो कहते हैं कि देखें जो घर है ना इनका, घर तो इनके बेटे की वजह से क्या, छोटे वाले बेटे की वजह से पुलिस ने फिर भी इनको एक जो है ना थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी थी, स्पेस दी थी, हर मौके पे दी है। जो इंक्वायरी थी 7 दिन की, वो 14-15 दिन में जाके कंप्लीट हुई है।
वो इंक्वायरी इनके मतलब कि क्या कहते हैं ख़िलाफ़ आई। उसके बाद आप देख लेंगे 2 महीने 3 महीने का टाइम होता है जो रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। आज 7 महीने हो गए, उसका रिज़ल्ट मेरे तक तो नहीं पहुंचा, सुनने में आया है शायद डिसमिसल होगी इनकी, लेकिन ये अभी तक डिसमिस नहीं हुए। हाँ, जब मैं एफ़आईआर करवाने गया था तो इस एफ़आईआर के लिए भी मैं 3-4 दफ़ा खुली कचहरी में 3-3 4-4 घंटे बैठा रहा हूँ अपनी बारी का इंतज़ार करते। सिफारिश होती तो मैं तो डायरेक्ट कमरे में जाता और एफ़आईआर हो जाती। आप पूछें डीआईजी फैसल कामरान साहब की, बड़ी मेहरबानी है कि उन दिनों वो कोई कोर्स भी चल रहा था उनका, तो वो बिज़ी होते थे। तो जब मेरी एप्लीकेशन गई है, जब डीआईजी साहब ने मुझे सुना, तो उससे पहले 4-5 एप्लीकेशन इन लोगों की भी आई हुई थी वहाँ पे। यहाँ पे पहले से? जी जी, पहले से आई हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा इसके खिलाफ़ तो पहले ही एफ़आईआर आई हैं। उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं। अगले दिन ही पता चला जी इन्होंने वो, उनका कोई प्रोसीजर होता है, डीआईजी के रूम से एसपी के पास जाती है, फिर बिल्कुल एसएचओ ऐसा के ही है, पास, इस तरह का। डिपार्टमेंटल जब वो नीचे से इंक्वायरी दोबारा हुई, एएसपी साहब ने लाया था, एएसपी साहिबा थी, उन्होंने सुना, एसएचओ साहब ने सुना, फिर जब वो दोबारा ऊपर गई फाइल दोबारा गुम हो गई। 15-16 दिन हो गए, कोई जवाब ही नहीं आया। तो पता चला जी इन्होंने उल्टा मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे दी कि मैं हैरेस कर रहा हूँ, ब्लैकमेल कर रहा हूँ इन लोगों को, एसपी साहब को। ठीक हो गया। कुछ और आप कहना चाहते हैं? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर तो इस चीज़ का कोई हल निकलता है ना, तो उसके लिए मेरे मुताबिक सारे मुद्दई जो है ना, सारे मुद्दई वो रेडी हैं। बाकी ये है कि किसी की किरदार कशी करना, हमें भी दुख है इस चीज़ का। मैं आपको बता रहा हूँ, बीइंग अ रिलेटिव, हम प्राउड फील करते थे कि हमारी फैमिली के कोई इतने बड़े ऑफिसर हैं। मैं बड़ा प्राउडली लोगों को बताता था कि आपको पता है मेरे जो रिश्तेदार हैं ऐसे हैं। आज दुख होता है इस चीज़ का, लेकिन ये है कि जब मजबूरी हो जाए ना, तो फिर कोई रास्ता, फिर कानून का ही रास्ता नज़र आता है। और अल्लाह का शुक्र है कानून का रास्ता निकला है कुछ हद तक, नहीं तो उस पर उम्मीद नहीं थी। चलें सर, बहुत शुक्रिया हसाम साहब आपका, आपने गुफ्तगू सुनी। हसाम का भी यही कहना है कि वो तो चाहते हैं कि ये मामला जो है ये खुसरूबी से तय हो सके, जो भी लाइबिलिटीज़ है दोनों तरफ से क्लियर हो जाए। और लेकिन उनकी एक कंडीशन उन्होंने रखी है, और वो कंडीशन ये है कि कोई ज़िम्मेदार शख्स जो है वो अज़हर साहब की तरफ से अगर इनको कोई ज़मानत देता है, तो ना सिर्फ हसाम बल्कि बाकी जो लोग हैं वो भी जो है अपना जो स्टांस है उनका कानूनी तौर पर वह उसमें कोई कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अब जो है ये मामला अज़हर साहब पे डिपेंड करता है कि वो अब इस मामले को बैठकर ख़त्म करवाना चाहते हैं, या फिर ये मामला जो है इसी तरह से कानून कचहरियों में चलता रहेगा।